हेलो दोस्तों, ये कहानी है कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के एक छोटे से कस्बे की बेबस औरत की सच्ची घटना पर आधारित। आज मैं आपको बताऊंगी उसके परिवार ने पोते की चाह में कैसे एक माँ को चुड़ैल बनाया। उसकी बेटी ने ही इस चीज़ का खुलासा किया। एक माँ की कहानी उसकी बेटी की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम नीता है। ये कहानी मेरे और मेरे परिवार की है। जब मैं छोटी थी तो मेरे परिवार में सब खुशी खुशी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई तो एक दिन मेरे कानों पर हाथ रखकर लगातार मैं एक दर्दनाक आवाज़ को सुन रही थी और कोशिश कर रही थी कि वो मुझे ना सुनाई दे। मैं पूरी तरह से थर थर काँप रही थी, लेकिन उस आवाज़ ने जैसे मेरे दिल को दहला दिया। मुझे प्यास लगी है, पानी दो। मुझे प्यास लगी है नीता बेटी, मुझे पानी दो। मुझे प्यास लगी है। पिछले 1 घंटे से थोड़ी थोड़ी देर बाद मुश्किल भरी जबान से मेरा नाम लिया जा रहा था, मगर मैं जैसे तैसे तो इस कदर डरी हुई थी कि मैं अपने कमरे से बाहर कदम रखते हुए भी डर रही थी। मैं सोच रही थी, अगर मैं बाहर गई तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। मैं उस आवाज़ को चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। मैंने अपना तकिया सिर के नीचे से निकालकर अपने ऊपर रख लिया ताकि मुझे वो दर्दनाक आवाज़ ना सुनाई दे, पर वो आवाज़ फिर भी मेरे कानों में बार बार सुनाई दे रही थी। तब मैंने अपनी दादी को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी दादी भी नहीं थी और बाबा भी उस टाइम काम पर गए हुए थे। सुन और हर बार आवाज को सुनकर मेरा दिल डरने लगा और मैं हिम्मत करके कैसे तैसे कमरे से बाहर निकली और घर के कोने में बने उस कमरे में जाने लगी जहां से मुझे वो आवाज सुनाई दे रही थी, जिसमें कई सालों पहले जानवरों को बांधा जाता था। लेकिन लगातार आती आवाज और फिर दर्द से उठती हुई चीख ने जैसे मेरे कदमों पर जादू कर दिया और मैं अपने आप उस आवाज को महसूस और मैं अपने आप उस आवाज़ का दर्द महसूस करते करते दादी और बाबा के मना करने के बावजूद भी उस कमरे की तरफ चली गई। घर में उस समय मेरे सिवाय और कोई भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे से लोहे की लटकी हुई जंजीर को खोला और लकड़ी के बने हुए दरवाजे को दबाव डाला तो दरवाज़ा खुलता चला गया। अब मेरा दिल और बहुत तेज से धड़क रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने मेरी माँ नींद में दीवार की टेक लगाए हुए आंखें मूंदकर पानी मांग रही थी। बिखरे बाल, पीला जर्द आंखें, आंखों के नीचे गहरे काले काले धब्बे। जैसे ही दरवाज़ा खुलने से रोशनी पड़ी तो माँ ने आंखें मसलकर खोलते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे अपने सामने देखकर उनके चेहरे पर बड़ी ही मुश्किल से मुस्कुराहट फैली, मगर वो एक बेजुबान सी मुस्कुराहट थी। चेहरा पूरी तरह खून से तर था, मगर यूँ लगता था जैसे खून अब उनके चेहरे पर सूख चुका है। इसके मुस्कुराने से वो काफ़ी खौफनाक लग रही थी। अचानक उसे अपनी दादी की बात याद आई और वो सोचने लगी अगर दादी का हक कहा और वो सोचने लगी अगर दादी का कहा सच हुआ, माँ में अभी भी कोई चुड़ैल हुई तो वह मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पहले तो जी चाहा कमरे से बाहर चली जाऊं, मगर उसके बावजूद मुझे माँ की हालात देखकर उस पर तरस आ रहा था। माँ की हालात क्या से क्या हो चुकी थी। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई तो मैं बगैर कुछ सोचे समझे फौरन पानी का गिलास भरकर माँ के लिए ले आई ताकि मैं अपनी माँ को पानी पिला सकूं। उनके पास जाते हुए मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन कहीं वह मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। ये आज पहली बार नहीं हुआ, पिछले 8 दिनों से मेरी माँ के साथ ये सब होता रहा है। मैं उन तक पहुंची तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। पानी देकर फौरन आगे बढ़ने लगी जैसे बरसों की प्यासी हो। मैंने डरते डरते माँ को सहराया और उनका पानी का गिलास उनके मुंह से लगा दिया। उनका पूरा शरीर उस समय थर थर काँप रहा था। वह बहुत तेजी से सांस ले रही थी। मैंने उनको प्यार से पकड़ा और पानी पिलाया तो कपकपी की वजह से वो चंद घूंट ही उनके हलक से नीचे उतर पाए। बाकी सारा पानी तो मेरे कपड़ों पर गिर चुका था।
मेरे खौफ अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था। मुझे अपनी माँ की हालात देखकर रोना आ रहा था। मेरी माँ ऐसी तो नहीं थी जैसे मेरे बाबा और दादी ने उनकी हालत कर दी। मेरी सिसकी बढ़ने लगी तो माँ ने बड़ी ही मुश्किल से गर्दन फेरकर मेरी तरफ देखा। उनके लिए तो इस समय गर्दन को घुमाकर देखना भी किसी दुश्वार काम से कम नहीं था। उनके गले पर रस्सियों के निशान थे। आज जिस तरह दादी ने माँ के गले में तंग रस्सी बांधकर उन्हें बांधा था, उसके बाद माँ की गर्दन पर जख्म हो चुके थे। वह हकलाते हुए मुझे आधे अधूरे शब्दों में कहने लगी, मेरी बच्ची रोना नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी माँ थी वह, इस हालत में भी कह रही थी कि मैं ठीक हूँ। मेरा दिल उनकी हालात देखकर मैंने बिना पंख के परिंदे की तरह उनकी हालत देखकर मैं उस समय बिना पंख के परिंदे की तरह तड़पने लगी। उनके घने बाल जो उनकी कमर तक आते थे, दादी ने उन्हें कोयला रखकर जला डाला। अभी तक उनके बालों के जलने की बदबू आ रही थी, जो जलकर बेढंगे तरीके से अब उनकी गर्दन तक आ चुके थे। उनकी दूध जैसी सफ़ेद रंगत अब सफ़ेद नहीं थी। उन 8 दिनों में उनके चेहरे के निशान से उन 8 दिनों में उनका चेहरा नील के निशानों से सांवला हो चुका था। उनका जिस्म दर्द और जख्मों से चूर था। वो हर पल में डरी और सहमी कपकपा रही थी और फिर भी कह रही थी कि वह ठीक है। फिर मैं सिसक कर उनके गले लगकर रो पड़ी। आज बड़ी मुश्किल से माँ से मिलने का मौका हाथ आया था, वरना दादी मुझे माँ के करीब भटकने भी नहीं देती। दादी का कहना था मेरी माँ पर किसी चुड़ैल का साया है, मगर आज जब माँ के पास आई तो मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा शायद दादी ने जो कुछ बोला वह झूठ था और फिर वह चुड़ैल माँ के शरीर छोड़कर हो सकता है चली गई हो। अब माँ बिल्कुल ठीक हो गई है। यह सोचते हुए मैं पानी का गिलास रखने जाने लगी तो माँ ने फौरन मुझे पकड़कर वापस खींच लिया। मैं बौखलाकर पलटी और माँ के करीब जा गिरी। मगर जब मेरी नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी माँ का चेहरा बहुत बुरी तरह से बदल चुका था। दरअसल मेरी दादी को पोते की ख्वाहिश थी और हम चार बहनें थी। मैंने जब से होश संभाला था, दादी को यही ताना मारते देखा कि मनहूस औरत पोता तो दे नहीं सकी। मेरी माँ की जबान पर हर वक्त एक चुप्पी रहती थी। वह चुपचाप घर का काम करती रहती थी। बात सिर्फ दादी की नहीं, बाबा के व्यवहार की भी थी। बाबा भी माँ के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करते थे और वह बात बात पर माता से लड़ते रहते थे और गालियाँ बकते रहते थे। यह बात यहीं तक सीमित नहीं थी, अब तो माँ बेटा दोनों मिलकर मेरी माँ पर जुल्मों का पहाड़ तोड़ते थे। एक बार मैं गहरी नींद में सो रही थी जब कानों में चीख की आवाज़ आने लगी। पहले तो शायद लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, मगर जब मैंने अपने करीब से छोटी बहन की सिसकियों की आवाज़ सुनी तो फौरन जाग गई। छोटी बहन मुझे बाजू से झंझोरकर उठा रही थी और रो रो कर सहमे हुए अंदाज में कह रही थी कि दीदी जल्दी उठो, बाहर बाबा और दादी माँ को बहुत मार रहे हैं। माँ दर्द से चीख रही है। दादी मेरी बात नहीं सुन रही। तुम उठकर उन्हें रोको, क्योंकि मेरी छोटी बहन बहुत छोटी थी, इसलिए वो बहुत डरी हुई थी। उसके आंसू उसके गाल तक बह बह कर आ गए थे और मैं फौरन उठी और दिमाग को नींद से जगाते हुए उसकी कई बातों को समझने की कोशिश करने लगी। माँ की लगातार सिसकियाँ भरने की आवाज़ें मुझे आने लगी। वह रो रो कर कह रही थी कि महेश, क्या करने लगे हो मेरे साथ? आखिर मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे तुम लोग मारते रहते हो? मत बांधो मुझे, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो, भगवान के कहर से डरो। माँ की आंगन से आती आवाज़ों ने मेरा दिल दहला कर रख दिया। मैं शायद अभी नींद में थी, इसलिए चक्कर आने से मैं नीचे गिर गई, मगर उसके बावजूद मैं फौरन उठी और भागकर कमरे से निकलती हुई आंगन में चली गई। जैसे ही मैंने आंगन में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए।
मेरी माँ को दादी और बाबा ने चारपाई पर बांध रखा था और उनके हाथ पैर चारपाई पर रस्सियों से बंधे हुए थे। दादी ने माँ के मुंह में एक के बाद एक ना जाने कितने थप्पड़ मारे। उनका चेहरा सुर्ख लाल हो चुका था। दादी के हाथों के निशान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। मैं फौरन दादी के पास गई और उन्हें रोकने लगी। आखिर वह माँ के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, मैं कुछ समझ ना सकी। परंतु मगर तभी बाबा ने एक हद पार कर दी। एक मोटा सा डंडा हाथ में उठाया और गुस्से से आग बबूला होकर माँ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। माँ दर्द से बिलबिला उठी। उनकी चीख आसमान तक पहुँच रही थी। मेरे हाथ पाँव तो जैसे कांपने लगे। मैं अपनी जगह पर खड़ी होकर चीखने लगी, पर लेकिन जैसे ही भागकर अपने बाबा का डंडा छीनने लगी तो मेरे बाबा ने मुझे पीछे हटाकर धक्का मार दिया और एक बार फिर माँ की टांगों पर डंडे बरसाने लगे। माँ तो बेहोशी की हालत में हो चुकी थी। बाबा ने माँ को इतना मारा कि बाबा खुद भी माँ को मार मार कर थक गए थे। दादी माँ के सिरहाने खड़ी बाबा को और ज़्यादा भड़का रही थी कि मारो मारो इसे और मारो, इसके अंदर की सारी बलाई बाहर निकाल दो। मुझे यह मंजर समझ नहीं आ रहा था। आखिर मेरी माँ की गलती क्या थी? मेरी माँ जो रोज़ सुबह सवेरे बाबा और दादी के इस कदर मेरी माँ को जो सुबह सवेरे दादी और माँ, मुझे यह मंजर समझ नहीं आ रहा था। आखिर क्या गलती थी मेरी माँ की जो सुबह सवेरे बाबा और दादी माँ इस कदर मेरी माँ को मार रहे थे। माँ के चेहरे और टांगों से खून रिसने लगा था। मैं फौरन माँ के पास जाने लगी तो दादी मुझे बाजू से पकड़कर दूर फेंक दिया और बोली, खबरदार अगर माँ के पास गई, तुम्हारी माँ को चुड़ैल चिपटी हुई है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना हम सबकी जान को खतरा हो सकता है। दादी की बात सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने एक नज़र माँ को देखा और फिर रोते रोते दादी को बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मगर दादी गुस्से से बोली कि तू बड़ी है या मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत। अगर इस हालात में तू अपनी माँ के पास गई तो तुझे भी तेरे जैसा बना देगी। बाबा भी दादी का फेवर करते हुए मुझे माँ से दूर करने लगे और फिर कमरे में भेजकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं और मेरी छोटी तीनों बहनें यह हालत देखकर रो रही थी। मुझे ये बात अभी तक समझ नहीं आई, आखिरकार अचानक बाबा को क्या हो गया। वह तो मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। अब कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था और मेरी माँ बहुत खूबसूरत भी थी। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो बाबा मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दोनों आपस में बहुत खुशी खुशी रहते थे। मगर यह बात भी मेरी दादी से बर्दाश्त नहीं होती थी। वह हर वक्त बाबा को मेरी माँ के खिलाफ भड़काती रहती थी। पहले पहले तो बाबा नज़रअंदाज करते थे, मगर फिर उनके दिल में मेरी माँ के लिए नफरत उभरने लगी। वह पहले तो माँ की बुराई करने लगते और फिर बार बार उनको थप्पड़ मारने लगते। मेरी माँ को नानी के घर भी नहीं जाने देती थी। किचन में अगर माँ से कोई काम खराब हो जाता था तो मेरी दादी माँ को चुटिया पकड़कर खींचकर उन्हें मारने लगती थी। लेकिन दादी को रहम नहीं आता था और ना ही बाबा को। मैं कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर बहुत अच्छे से देख पा रही थी। मगर काश मैं उनके पास जाकर उन्हें इस जुल्म से बचा लेती। मेरी माँ दर्द से चीख चीख कर बेहाल हो चुकी थी। बाबा ने माँ को मार मार कर डंडा अब एक तरफ रख दिया। उसी वक्त दादी किचन में गई और कुछ देर बाद बाहर आई। उनके हाथ में सुर्ख लाल मिर्चें थी। उन्होंने एक थाली में उन मिर्चों को रखा और फिर जलते हुए अंगारे उन मिर्चों पर रख दिए और उसे माँ के सिरहाने पर रख दिया। माँ दर्द के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगी। जब मिर्चों का धुआं उनकी सांसों से होता हुआ उनके पेट तक लगा तो वो जोर जोर से खांसने लगी। बाबा और दादी ने अपने चेहरे पर एक मोटा कपड़ा रख लिया था। मेरी बेचारी माँ
खास खास कर बहुत बुरी तरह से थक गई थी। उनकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हो चुकी थी। उनसे अब सांस लेना भी दूभर हो गया था। वह धुआं सीधा उनके चेहरे पर जा रहा था। दादी ने तो आज जुल्म की हद ही पार कर दी। मैं रो रो कर हाथ बांधते हुए बाबा और दादी को मिन्नत कर रही थी कि प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो। इनकी गलती क्या है? वे किस गुनाह की उन्हें सजा दे रहे हैं? माँ को मिर्च की धुनी देते हुए दादी उन पर कुछ पढ़कर मंत्र बोलने लगी और फिर उसके बाद किसी पानी से उनके ऊपर छिड़काव करने लगी और उन्हें यूं ही पड़ा छोड़ दिया। आज जो कुछ भी बाबा ने किया उसे देखकर तो मुझे बाबा से बहुत डर लगने लगा था। आखिर वो माँ पर ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? बाबा मेरे करीब आए और मुझे अपने पास आकर बोले, बेटी अब माँ के पास। बाबा मेरे पास आए और मुझे मेरे पास आकर बोले कि बेटा अब माँ के पास बिल्कुल मत जाना। उनके अंदर चुड़ैल आ चुकी है। वह हम सब के लिए खतरा है। बस जितना हो सके अपनी माँ को बहनों से दूर रखना। वह मुझे समझाने के बाद वहाँ से चले गए और फिर बेहोशी की हालत में दादी और बा ने माँ को उठाया और उसे पुराने कमरे में छोड़ने चले गए। वह कमरा जिसमें कुछ सालों पहले दादाजी के जानवर रहा करते थे। वह माँ का वहीं गिराकर खुद बाहर निकल गए और दरवाजे की कुंडी लगा दे। उनका शरीर जवाब दे चुका था और एक दिन अब वो इनके कहर को सहती हुई इस जीवन से आज़ाद हो गई। अब मैं पूछती हूँ, आखिर क्या कसूर था मेरी माँ का जो उनके साथ ऐसा किया जाता था? क्या एक औरत होना इतना बड़ा पाप है, या फिर एक औरत होकर उसकी गोद में बेटा ना होना पाप है? ये कौन सा समाज है जहाँ अपने घर के बेटे के लिए लड़की तो पढ़ी लिखी और संस्कारी चाहिए और वही दूसरी ओर अपने घर में लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए? लड़का ना होने से उस माँ का क्या कसूर था जिसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? दोस्तों, लड़का होना कोई बड़ी समस्या नहीं है जिसकी वजह से आप ये भूल जाते हैं कि जिस पर हम जुल्म कर रहे हैं वो भी तो आपकी माँ की ही तरह है। अगर आपके घर की माँ बहन के साथ इतना बुरा हो तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले समय में औरतों के ऊपर ऐसा अत्याचार ना हो।